नमस्कार। वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज वेब डेवलपमेंट का तीसरा दिन है ना? तो जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा किया है कि वेब डेवलपमेंट है क्या, वेब डेवलपमेंट कितने कंपोनेंट्स है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे हमने चर्चा कर लिया है। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे सजेशन दे रहा है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस वेब डेवलपमेंट की जर्नी को हम सबसे पहले एचटीएमएल से स्टार्ट करने वाले थे, बट आप लोग की डिमांड थी कि नहीं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के सीरीज को लानी चाहिए। तो ठीक है, हम आपके अकॉर्डिंग आपके लिए इस जावास्क्रिप्ट के सीरीज को लाए हैं, है ना? तो इस सीरीज का सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि इस सीरीज को स्टार्ट करना है और एंड कर देना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा मोटिव ये है कि इस सीरीज को हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक ले जाना है। और जेएस में उन सभी बच्चों को सिखाना है जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, है ना? जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में जीरो है, हमें उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो यदि आप इस फील्ड में बिगनर हो या तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो भी आपको चिंता करने की नीड नहीं है। तो आपको इस जर्नी में एंड तक बने रहना है, और मुझे उम्मीद है कि ये जर्नी आपके लिए काफी यादगार होने वाली है और आप इस जर्नी में काफी कुछ सीखने वाले हैं ना। ठीक है, तो चलिए इस जर्नी को अब स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट है क्या। तो जावास्क्रिप्ट क्या है ना? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल का मतलब क्या होता है? वह लैंग्वेज जो वह लैंग्वेज जो वह लैंग्वेज जो ह्यूमन आसानी से समझ सके, ऐसे लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। दैट मीन्स वह लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसे लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। दूसरा वर्ड है इंटरप्रेटेड, का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। लेट सपोज, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक 4 लाइन का कोड है और मुझे पता है कि अभी आपको ये कोड नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है और क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ कितने लाइन है, नंबर ऑफ लाइन कितने हैं? 4 लाइन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट कितने हैं? 4 स्टेटमेंट है ना? ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा स्टेटमेंट है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। तो अब मैंने कहा इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मतलब सबसे पहले पहला एग्जीक्यूट होगा, जब पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी दूसरे का नंबर आएगा, जब दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी तीसरे का नंबर आएगा, जब तीसरा एग्जीक्यूट होगा तभी चौथे का नंबर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इस सभी को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो इनको हम वेब ब्राउजर के अंदर रन करेंगे, और वेब ब्राउजर के अंदर V8 इंजन लगे होते हैं। मतलब हर एक वेब ब्राउजर के अंदर इंजन लगे होते हैं। जैसे गूगल क्रोम के अंदर V8 इंजन लगा है ना? वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स के अंदर क्या लगा है? स्पाइडर मंकी लगा है। ठीक है ना? तो ये सब इंजन है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही इसको अगर एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वो सबसे क्या करता है? सबसे पहले इस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले पहली वाली लाइन को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर इनको एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से दूसरी लाइन को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है ना? मशीनरी लैंग्वेज। जैसे जो सिस्टम हमारा है वो क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। तो जो भी हम कोड लिखे हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, है ना, उसको क्या करता है? वो मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? चेंज करता है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज करता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में चेंज करता है। तो पहले इसको क्या करेगा? लो लेवल में चेंज करेगा, पार्सिंग करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक उसी तरीके से इसको भी लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक तीसरे वाली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है।
तीसरी लाइन का जब नंबर आएगा तो इसको भी क्या करेगा, सबसे पहले लो लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से चौथे का जब नंबर आएगा तो वो भी क्या करेगा, लो लेवल में पहले कन्वर्ट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब सर ये है कि जब तक पहला लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नीचे वाले का नंबर नहीं आने वाला है, वो मतलब एग्जीक्यूट होने वाले नहीं है, है ना। जैसे ही ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर चला गया तो तुरंत दौड़ा भागा हुआ चला आया लाइन नंबर 2, चलो अब मेरा नंबर है, अब मुझे एग्जीक्यूट हुए। और जब तक दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तीसरे और चौथे को वो क्या करेगा, ब्लॉक करके रखेगा। बेचारे तीसरे और चौथे क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कब मेरा नंबर आएगा और मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की, है ना। तो यही इसका मतलब है कि इंटरप्रेट का मतलब क्या है, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें, है ना। तो कोई भी आपसे पूछे कि जावास्क्रिप्ट है क्या, तो कहिए जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनका यूज करते हैं हम लोग, है ना, जिनका यूज करते हैं हम लोग वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए, वेब पेज में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। फंक्शनैलिटी को ऐड करने का मतलब क्या है, आप वेबसाइट के अंदर एनिमेशन देखा होगा आप, है ना, वेबसाइट में आपने साइड बार देखा होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यूज देखा होगा, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन देखा होगा। तो ये सब सारे जो काम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट से कर रहे हैं। मतलब जावा स्क्रिप्ट हमारे, जावास्क्रिप्ट क्या है, वेब पेज की एक तरीके से बैकबोन है, वेब डेव का क्या एक तरीके से बैकबोन है, एक तरीके से ब्रेन है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही वेब पेज का ब्रेन कौन है ना, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं सबसे पहली बात वेब पेज के अंदर फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए, और साथ ही साथ वेब पेज को इंटरैक्टिव एंड डायनामिक क्रिएट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, वेब पेज जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव एंड डायनामिक का मतलब क्या होता है, अगर इसको भी समझना है तो चलिए आइए आपको एक वेब ब्राउजर पे ले चलते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो हम इस वेब ब्राउजर पे आ गए हैं और यहाँ पर देखो तो एक वेबसाइट है हमारे पास, जो यहाँ पे क्या है, एक टॉगल बटन है ना। अब देखो हम इस वेबसाइट पे विजिट किए हैं तो इस वेबसाइट के लिए हम है क्या, एक क्लाइंट है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब भी इस वेब पेज पे कोई क्लाइंट विजिट करेगा तो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मान लो कि मैंने क्लिक किया, अब जब हमने क्लिक किया मतलब एक्शन परफॉर्म किया, है ना। जब क्लाइंट इस पे क्लिक कर रहा है तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जैसे मैंने एक्शन परफॉर्म किया तो वेबसाइट क्या की, उस एक्शन का रिस्पॉन्स दिया है। किसको रिस्पॉन्स दिया है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया है ना। तो जब जब क्लाइंट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो क्या वेबसाइट उस एक्शन का रिस्पॉन्स दे रही है, हाँ जी रिस्पॉन्स दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट क्लाइंट से क्या हो रही है, इंटरैक्ट हो रही। तो ऐसे वेबसाइट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरैक्टिव वेबसाइट कहेंगे, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब क्या है। डायनामिक का मतलब होता है कि जब भी कोई क्लाइंट, सपोज करो, तो जब भी कोई क्लाइंट किसी वेबसाइट पे विजिट करता है और वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक टास्क ऐड कर देते हैं बस, तो मैंने लिखा कंप्लीट, है ना। मैंने फिल किया बेसिक HTML, ठीक है। चलो मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे, जैसे ऐड टास्क किया। अच्छा यहाँ तो मैंने इस टेक्स्ट को टाइप किया है, और जैसे मैंने ऐड टास्क बटन पे क्लिक किया, ये पूरा चीज हमारा एक कन्वर्ट हो गई लिस्ट के फॉर्म में, और ये लिस्ट यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वेब पेज के अंदर एक एलिमेंट पहले क्रिएट हुआ है और वही एलिमेंट यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब क्लाइंट ने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, और उसी एक्शन के अकॉर्डिंग वेबसाइट में क्या हुआ, चेंजेज आए, कुछ एलिमेंट में चेंजेज आए, कुछ नए एलिमेंट ऐड हुए। तो ऐसे वेबसाइट को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक वेबसाइट कहेंगे, ठीक है। तो आइए, हम्म, तो अभी तक आपने देखा कि इंटरेक्टिव और डायनामिक का मतलब क्या है, सीधी सी बात है ना। तो जब भी वेब पेज पे कोई क्लाइंट कोई भी एक्शन परफॉर्म करे तो वेब क्या कर रहा है, उस एक्शन का रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब क्या है, इंटरैक्टिव है। डायनामिक का मतलब क्या है, लेआउट्स में चेंजेस हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। अब देखते हैं
तो एक्चुअल देखा जाए तो ये जावा स्क्रिप्ट रन कहाँ पे करता है, तो जो जावा स्क्रिप्ट है ये वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करता है। कहाँ पे एग्जीक्यूट करती है, वेब ब्राउजर के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एक वेब ब्राउजर के अंदर इंजन्स लगे होते हैं, जैसे गूगल क्रोम के अंदर V8 इंजन है, मोजिल्ला फायरफॉक्स के अंदर क्या है, स्पाइडर मंकी है। यही इंजन क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML और CSS के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने देखा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है ना, इंटरेक्टिव और डायनामिक का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे रन होता है और किसके साथ वर्क करते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए। हम इस जर्नी को तो स्टार्ट किए, लेकिन क्यों स्टार्ट किए हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो अब हम सीख रहे हैं वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट, है ना। तो वैसे देखा जाए तो इस वेब के अंदर तीन कोर टेक्नोलॉजी हैं, उसमें से पहला जो है वो क्या है, HTML है। पहला जो है वो क्या है, HTML है, दूसरा CSS है, तीसरा जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिनका यूज करते हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, है ना। जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक स्केलेटन्स है, तो हमारे बॉडी के क्या है, एक स्ट्रक्चर है। वैसे ही वेब पेज के स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा तो किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे, है ना। और इन सभी टॉपिक पे तो मैंने चर्चा पिछले ही वीडियो में कर लिया है, तो यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो को नहीं वॉच किया है तो ऊपर आई बटन में सजेशन दे रहा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिनका यूज करते हैं वेब पेज में लेआउट्स को ऐड करने के लिए, वेब पेज को अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए, वेब पेज में डिजाइन को ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे, CSS का यूज करते हैं। जैसे हमारे ऊपर भी क्या है, एक लेयर ऐड हुआ है, और जिसका लेयर जितना अच्छा है कहते हैं वो उतना अच्छा स्मार्ट दिख रहा है। मतलब किस पे डिपेंड करता है स्मार्टनेस, हमारे CSS पे डिपेंड कर रही है ना। और दूसरा जो वर्ड, तीसरा जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है JS। JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट, जिनका यूज करते हैं वेब पेज में फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, वेबसाइट को इंटरेक्टिव एंड डायनामिक क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, है ना? तो वैसे देखा जाए तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में रन होते हैं ना। तो जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और दूसरा जो है वो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, है ना। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट मतलब क्या है कि जब हमारा जीएस वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट हो, तो इसका मतलब जीएस कहाँ रन हो रहा है, फ्रंट एंड पे रन हो रहा है। जब जीएस सर्वर पे रन हो रहा है, मतलब आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर रन हो रही है, मतलब कहाँ पे रन हो रही है, सर्वर पे, तो ये कहाँ पे है, बैक एंड पे, मतलब नोड जेएस में रन हो रहा है ना। तो ठीक है। तो देखा जाए वैसे तो जीएस का जो यूज है सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड या वेब के फील्ड में ही नहीं, इनका यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को भी बिल्ड करने के फील्ड में, और इनका यूज करते हैं साथ ही साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी क्रिएट करने में, और यही नहीं, जीएस का यूज करते हैं एआई एप्लीकेशन को भी बिल्ड करने के लिए, है ना। तो देखा जाए तो आज के युग में तो जीएस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है, जिनका यूज हम अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं, एआई फील्ड में भी कर रहे हैं, एआई एप्लीकेशन को क्रिएट वगैरह कर रहे हैं ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा हाई और काफी ज्यादा डिमांडेबल लैंग्वेज है, इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और इसकी हर एक फील्ड में क्या है अब यूजेज है, और दिन पर दिन इसकी यूजेज बढ़ती जा रही है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, और अच्छे से पढ़ना चाहिए, और एडवांस में पढ़ना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल। तो ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस जावास्क्रिप्ट को किसने क्रिएट किया था और कब क्रिएट किया था। देखो, जो जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया था वो सन 1995 में क्रिएट किया गया था, है ना। नेटस्कैप कम्युनिकेशन कारपोरेशन के प्रोग्रामर सर ब्रैंडन इच ने सिर्फ 10 डेज के अंदर ही क्रिएट कर दिया था। तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में नेटस्कैप कम्युनिकेशन कारपोरेशन के प्रोग्रामर सर ब्रैंडन इच ने सिर्फ क्या किया था, 10 डेज के अंदर ही क्रिएट कर दिया था। तो जब इन्होंने जेएस को क्रिएट किया था तो इनका पर्पज सिर्फ यही था कि वेब पेज को इंटरेक्टिव एंड डायनामिक क्रिएट करना, है ना। तो जहां पे वर्क करते थे वहां पे उसी कंपनी का एक वेब ब्राउजर था जिसका नाम था नेटस्कैप नेविगेटर, और इसी वेब ब्राउजर के अंदर वेब पेज को डायनामिक और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए किसका यूज किया था, इन्होंने क्रिएट किया था, जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था, है ना। तो जब जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था तो उसका जो इनिशियली नेम पड़ा था वो था मोचा। फिर समय के बाद उन्होंने क्या किया, इस नाम को चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रख दिया,
ठीक है। तो जब ये सब कामें हो रही थी तो उसी टाइम एक और पॉपुलर लैंग्वेज थी जिसका नाम था जावा, है ना। और उसी पॉपुलैरिटी का बेनिफिट पाने के लिए इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया, जावा स्क्रिप्ट रख दिया। ठीक है, मार्केटिंग पर्पज से देखा जाए, है ना, तो मार्केटिंग के रूप में उन्होंने क्या किया, लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, लाइव स्क्रिप्ट हमारा किस में चेंज हो गया, जावा स्क्रिप्ट में चेंज हो गया, और इसी के नाम से हम लोग आज भी जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये सबसे पहले नेटस्कैप नेविगेटर वेब ब्राउजर के अंदर सपोर्ट किया गया था, जो 1990s के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर था भैया, नेटस्कैप नेविगेटर। ठीक है, और जो सबसे पहले जेएस को सपोर्ट किया था उसका नाम क्या था, नेटस्कैप नेविगेटर ब्राउजर। इसी के अंदर सबसे पहले जेएस को सपोर्ट किया गया था, है ना। और इनका जो मेजर रोल था यही था कि वेबसाइट को डायनामिक और इंटरैक्टिव क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नेटस्कैप नेविगेटर क्या होता डाउनफॉल होता होता गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसी कंपनी ने एक और वेब ब्राउजर लॉन्च किया जिसका नाम था मोजिला फायरफॉक्स, है ना, जो कि आज भी यूज हो रहे हैं लेकिन उतने ज्यादा यूज नहीं होता जितना गूगल क्रोम को हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि जेएस के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए नीड क्यों पड़ा था। ठीक है, तो देखा जाए तो जब जावा को क्रिएट किया गया था तो वो किसके लिए क्रिएट किया गया था, नेटस्कैप नेविगेटर के लिए क्रिएट किया गया था। किसके लिए, नेटस्कैप नेविगेटर के लिए सर ब्रैंडन ने जावा को क्रिएट किया था। और उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था, एक जे स्क्रिप्ट नाम से लैंग्वेज क्रिएट किया जो बिल्कुल काफी हद तक किससे मैच कर रही थी, जावा स्क्रिप्ट से मैच कर रही थी, है ना। तो इन्होंने अपने वेब ब्राउजर के अंदर ऐड करने के लिए जे स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया, जावा स्क्रिप्ट जो क्रिएट किया गया था नेटस्कैप नेविगेटर वेब ब्राउजर के अंदर ऐड करने के लिए। इस तरीके से समय के साथ साथ दोनों वेब ब्राउजर के अंदर क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ने लगे और कंपैटिबिलिटी इशू जनरेट होने लगे, है ना। और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इकमा इंटरनेशनल ने क्या किया था कि जावा स्क्रिप्ट को सन 1997 में क्या किया था, सबमिट कर लिया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, इकमा इंटरनेशनल ने जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में रिलीज किया था जिसका नाम था इकमा स्क्रिप्ट, जिसको हम इकमा स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बताया गया है, और उस समय बताया गया कि जावास्क्रिप्ट को सभी लोग यूज करेंगे वेब पेज को डायनामिक और इंटरेक्टिव क्रिएट करने के लिए, और वहीं से जेएस को क्या किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में रिलीज कर दिया गया, और उसका जो नाम था वो था इकमा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले इकमा स्क्रिप्ट का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो था हमारा 1997 में। तो इकमा स्क्रिप्ट के जो सबसे पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो कब था, 1997 में रिलीज हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ हर एक साल नए नए फीचर्स नए नए उसके वर्जन रिलीज होते रहते हैं, और जब जब नए वर्जन रिलीज होते हैं तो उसमें कुछ नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ES3 आया था 1999 में, तो इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, एरर हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। फिर उसके बाद ES6 आया, है ना, 2009 में, जिसमें स्ट्रिक्ट मोड को इंट्रोड्यूस किया गया था, जेसन को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। वैसे ही साथ एरे के कुछ मेथड्स को भी क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। और जो मेजर अपडेट आया था जावास्क्रिप्ट के अंदर वो था ES6 के अंदर, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं लेट और कॉन्स को अपडेट किया गया था, है ना। मतलब जो नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था वो था लेट और कॉन्स्ट। फिर उसके बाद साथ ही साथ क्लासेस को भी किस में लाया गया था, ES6 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके साथ साथ मॉड्यूल्स को प्रोमिसेस को भी ES6 के अंदर ही लाया गया था, है ना। तो वैसे देखा जाए तो आज के युग में क्या है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सभी मॉडर्न वेब ब्राउजर की, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, सभी मॉडर्न वेब ब्राउजर की लगभग 90.5% क्या है, एक तरीके से पावर है। तो आज के युग में देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट क्या है, सभी मॉडर्न वेबसाइट के लगभग 95% क्या है, एक तरीके से पावर है ना। तो यहाँ तक कि काफी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है भैया, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक और अच्छे से और बेसिक से और डिटेल से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं, है ना, कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्लाइंट साइड क्या है, तो क्लाइंट साइड क्या है, जब आपका जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करे तो इस जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो जब जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करता है तो ऐसे जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं,
है ना। और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को जो हम यूज करते हैं वो यूआई को बिल्ड करने के लिए, मतलब डायनामिक यूआई को बिल्ड करने के लिए, वेब पेज को इंटरैक्टिव क्रिएट करने के लिए, वेब पेज में फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, है ना। और कंटेंट को डायनामिक क्रिएट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया, फॉर्म वैलिडेशन हो गया, एनिमेशन हो गया, है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होंगे, है ना, वैसे ही साइड बार हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हो गए जिनका यूज करते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सब काम करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ जेएस का जो यूज करते हैं वो डॉम मैनिपुलेशन के लिए भी करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी कंटेंट को हम डायनामिक क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डॉम के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये डॉम क्या होता है, यदि अभी तो आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जैसे इस वीडियो को आगे बढ़ते चलेंगे तो मैं इन सभी टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चला जाऊंगा, है ना। तो मुझे पता है इसमें से कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये लेक्चर हमारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काफी कुछ आपको सीखते हुए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हम बिना सर्वर के अगर जीएस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वेब ब्राउजर के अंदर, तो इस टाइप का जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या है। तो देखो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जब जावास्क्रिप्ट सर्वर पे रन करे, है ना, मतलब वेब ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है, वेब ब्राउजर के बाहर मतलब किसी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहेंगे, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके सिस्टम के अंदर क्या है, नोड जेएस इंस्टॉल है। नोड जेएस को इंस्टॉल किया, इसका मतलब क्या किया, जो इंजन वेब ब्राउजर के अंदर अवेलेबल था उसी इंजन को, मतलब उस तरीके का एक इंजन को आपने क्या किया था, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया। तो जब बताइए वेब ब्राउजर का इंजन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, तो अब मेरे सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर हो या ना हो, क्या हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? हाँ भाई बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जो इंजन एग्जीक्यूट कर रहा है वो तो हमारे सिस्टम के अंदर अब क्या है, इंस्टॉलेड है। तो अब मेरे सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर हो या ना हो, हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को आसानी से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यदि आप वेब ब्राउजर के बाहर किसी सिस्टम पे या किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो कैसा जेएस कहलाएगा, हमारा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं बिजनेस लॉजिक को ऐड करने के लिए, डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए ना, एपीआई वगैरह को क्रिएट करने के लिए, इन सभी काम को करने के लिए किसका यूज करते हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और साथ ही साथ इनका एग्जांपल अगर देखा जाए तो यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, है ना, डेटा को स्टोर कैसे करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये सभी काम अगर आपको करना है तो हम किसका यूज करते हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। साथ ही साथ एपीआई क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और यही नहीं, इस सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, है ना, रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए, किसको, क्लाइंट को। जब भी सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करता है तो वहां पे भी किसका यूज किया जाता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और इसका यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज से भी, और साथ ही साथ स्केलेबिलिटी भी क्रिएट, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट हमें क्यों पढ़ना है, किस कौन क्रिएट किया था और कब क्रिएट हुआ था, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कब किया गया, है ना, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या है, इन सभी टॉपिक को हमने चर्चा कर लिया है। तो अब जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, रीअसाइनमेंट क्या होता है ना, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है ना, डिक्लेरेशन क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को आसानी से देख पाए और जेएस को आसानी से सीख पाए, है ना। तो चलिए ठीक है, इसी वाणी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूँ, धन्यवाद।